समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। प्रत्येक सोमवार रात 9:30 बजे हम आपसे किसी एक विषय पर चर्चा करने के लिए आपको भी आमंत्रित करते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं चक्रवात सुरक्षा उपाय और तैयारी, साइक्लोन सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिपेयर्डनेस। आपकी जिज्ञासाओं, सवालों पर जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कमल किशोर, मेंबर सेक्रेटरी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद और आभार, हमारे लिए समय आपने निकाला। नमस्कार चंद्रिका जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार जी। और अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे स्टूडियो की फोन लाइन खुली है। नंबर है 01123717106, 23314444, दूसरी लाइन है, और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सीधा बात करना चाहें तो हमारे स्टूडियो के फोन नंबर में अपनी बात कहिए और अपने सवाल पूछें। हमें आपके सवालों का, आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आप अक्सर समाचारों में ये सुनते हैं ना कि हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है या पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है, कुछ इस तरह का कि कल या परसों तक ये आगे बढ़कर एक चक्रवात का रूप ले लेगी। और उस स्थान के निवासियों से अपील भी हमारे समाचारों में होती है मौसम विभाग के हिसाब से कि जैसे तटीय इलाकों में ना जाएं और ये सावधानी रखें। तो आप चक्रवात से पहले और उसके दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां क्या हैं, इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग भी लगातार जो संबद्ध इलाके हैं वहां पर समय समय पर चेतावनी देता है और सुरक्षा उपाय और तैयारियों के लिए आपको बताता रहता है। तो आपके फोन कॉल्स का मैं इंतजार कर रही हूं। उससे पहले कि श्रोता उनसे सवाल पूछें, मैं पहला सवाल आपसे ये कहूंगी कि आसान शब्दों में हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि चक्रवात वास्तव में है क्या। देखिए, हमारे देश में मई से लेकर के नवंबर के महीनों तक चक्रवात की संभावना रहती है और हमारे यहाँ चक्रवात हमारे पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों पर आते हैं। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी, दोनों में, पूर्व और पश्चिम दोनों में आते हैं, अधिकतर पूर्व में आते हैं। और चक्रवात की स्थिति में ऐसा होता है कि समुद्र का टेम्परेचर, तापमान एक लिमिट से ऊपर हो, समुद्र के अंदर जो गर्मी है, हीट कंटेंट, उसके ऊपर जो वायुमंडल में सर्कुलेशन है उसका एक खास किस्म का पैटर्न हो, तो उससे एक रोटेशनल या एक चक्रवाती प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे तेज हवा चलती है और उसके साथ साथ जो मॉइस्चर है और जो पानी है उसके साथ साथ मूव होता है। और जब चक्रवात समुद्र से चल के धीरे धीरे हमारे लैंड की तरफ या भूभाग की तरफ आता है, तो जैसे वो भूभाग में प्रवेश करता है तो उसको जो ऊर्जा मिलती है समुद्र से वो कम हो जाती है। इसीलिए जब वो भूभाग पे आ जाता है, तट के ऊपर आ जाता है, उसके थोड़े समय पश्चात वो डिस्पर्स हो जाता है, वो अपनी ऊर्जा खो देता है और वो डिसिपेट हो जाता है। बहुत अच्छी तरह आपने ये समझा दिया हमारे श्रोताओं को कि ये कहां से कैसे चक्रवात बनता है और फिर क्यों जब वो तट के इलाके, कोस्टल एरिया में आने लगता है तो हम कई बार कहते हैं ना कि ये धीमा पड़ रहा है, इसकी गति हल्की पड़ रही है। लेकिन अगर फिर समुद्र की तरफ जाए तो क्या स्थितियां होंगी, मैं आपसे पूछूंगी। अभी पहले हमारे एक श्रोता का फोन है सर, फोन ले लेते हैं। दिल्ली से GS चड्ढा है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सर, पूछिए सवाल। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार। टेक्नोलॉजी का इतना फायदा हो गया कि आप पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि चक्रवात आने वाला है, और आपका विभाग भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है।
मेरा क्वेश्चन ये है, चक्रवात के दौरान तो काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन चक्रवात के बाद बीमारियों का खतरा रहता है, तो उसमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, कृपया ये बताएं। देखिए, चक्रवात जब आता है तो चक्रवात के साथ साथ बहुत सारा पानी अत्यधिक वर्षा की वजह से, और दूसरा जो कभी कभी जिसे बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज, कि समुद्र का पानी जो चक्रवात अपने साथ तूफानी हवाओं के साथ वो पानी भी आ जाता जी है। तो उससे बहुत सारा कंटेमिनेशन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो तटीय इलाकों में कुएं होते हैं या हैंडपंप होते हैं वो नीचे होते हैं, इसकी वजह से वो उनका पानी जो है दूषित हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे पेयजल के जो स्रोत हैं उनको हम इन चीजों से सुरक्षित बनाएं। अगर जैसे हमारे कुएं हैं तो कुएं की मुंडेरें ऊपर हों, अगर हैंडपंप्स हैं तो हैंडपंप्स थोड़ी ऊंचाई पर हों, जिससे ये वर्षा वाले पानी से या जो समुद्र से पानी आया उससे दूषित ना हो। पहला तो ये बचाव कार्य करना है, और दूसरा उसके बाद ये मान के चलना है कि जो भी हमारा खाने का सामान है वो प्रदूषित हो सकता है इसकी वजह से, तो उसको सूखा रखना, ये सुनिश्चित करना कि बाढ़ से जो अत्यधिक वर्षा से जो पानी आया उससे खराब हुए खाने को ग्रहण ना किया जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। और जो भी मलबा फैलता है उसकी वजह से, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे संक्रमण की संभावना रहती है। तो इन सब को अगर हम चक्रवात के बाद ठीक से सफाई करें तो हम ये जो खतरा है बीमारियों का चक्रवात के बाद उसको कम से कम कर सकते हैं। जी, बलरामपुर से हमारी अगली श्रोता है रिंकी। हेलो रिंकी जी, बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए। और आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें मेरा नमस्ते। नमस्कार रिंकी जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि मान लें अगर चक्रवात आता है तो उस जगह मेरा घर बना है या कुछ भी है, ऐसी स्थिति में हम अपना प्रिकॉशन क्या लें या बचाव कैसे करें ऐसी स्थिति में अगर हम पड़ जाते हैं तो? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर आप चक्रवाती इलाके में रहते हैं तो आपको अपना घर ऐसा बनाना चाहिए कि वो चक्रवात से सुरक्षित रहे। इस संबंध में भवन निर्माण की जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध हैं। दो चार छोटी छोटी बातें हैं इसमें। आप किस तरह से उसमें खिड़की दरवाजे बनाएं, उसके अंदर जो छत हो उसको कैसे उसके नीचे की बीम्स के साथ सिक्योर किया जाए। कुछ साधारण तरीकों से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका घर एक साधारण चक्रवात में, अगर अति तीव्रता वाला आ जाए तो अलग बात है, एक साधारण चक्रवात में जिसका पूर्वानुमान भी हमें मिलता है उसमें सुरक्षित रह सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका घर सुरक्षित नहीं है तो हमारे तटीय इलाकों में, पूर्वी तट पे भी और पश्चिमी तट पे भी, पिछले 10 सालों से सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम चलाया है। उसके तहत हमारे सभी तटीय इलाकों में मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर हैं जो कि ऊंचाई पर बनाए गए हैं, कंक्रीट के बने हैं, उनमें लाइटनिंग अरेस्टर्स भी हैं, उनमें एक रसोई की और सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए समय रहते इवैक्यूएट होकर के वहां जाकर के थोड़ी देर आश्रय लें, और जब चक्रवात चला जाए तो उसके बाद अपने घर आएं। अगर आपका घर आपको लगता है कि सुरक्षित नहीं है तो। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कमल किशोर जी कि जब चक्रवात के ऐसे अनुमान होते हैं तो हमारा तो ये कहना है कि आप रेडियो सुनें, क्योंकि आकाशवाणी के विभिन्न केंद्र मौसम की चेतावनी लगातार देते रहते हैं। चेतावनियों पर निगरानी रखें और जो आपात स्थिति उस वक्त बनती है उसके लिए आश्रय स्थल जिनका आपने जिक्र किया कि सरकार ने बनाए हैं इस तरह के, उन तक पहुंचने के रास्ते
वो भी आपको मालूम होने चाहिए। और आपात किट जो हैं जिसमें जरूरी दवाइयां या बिस्किट्स हैं या और खाद्य सामग्री है, टॉर्च, बैटरी और साथ में रेडियो रखना ना भूलें। जी बिल्कुल, और सूखी बैटरी। जी बिल्कुल। तो ये सब बहुत जरूरी है जिन जगहों पर जैसे कि अभी मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे बुधवार को चक्रवात का रूप ले सकता है। तो हमारे साथ मौसम विभाग से डॉक्टर महापात्रा हैं विशेषज्ञ, तो उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। साउथ ईस्ट बंगाल अंडमान एरिया में दरअसल ये कंडीशन रफ है, विंड स्पीड 40-50 किलोमीटर/आवर चल रहा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि कोई फिशरमैन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी को नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 तारीख से जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है एरियाज, वहाँ भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ भी हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो ये इस तरह के जो पहले अनुमान और चेतावनियां दी जाती हैं उसको ख्याल रखें, रेडियो सुने और साथ में अपने जो स्थानीय प्रशासन है उससे भी लगातार जो कह रहे हैं उसको समझिए। इस समय जिन्होंने अभी अभी ये स्टेशन ट्यून किया है उन्हें बता दें कि इस समय आप चक्रवात सुरक्षा उपाय और तैयारी विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो या जानकारी या कोई समाधान आप चाहें तो हमसे फोन पर जरूर बात करें। ये आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हों। स्टूडियो की फोन लाइन्स हैं 011-2331-4444, दूसरा नंबर है 23717106 और 23421050। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी सवाल भेज सकते हैं। ये दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम, तो हिंदी और इंग्लिश में आप कैसे भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। भोपाल से इस बीच हमारे साथ हैं मुकेश श्रीवास्तव जी। मुकेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। 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 हाँ, ये धन्यवाद आपने जो साइक्लोन पे इतना तुरंत एक कार्यक्रम रखा जो एक तात्कालिक आवश्यकता है जी। आकाशवाणी हमेशा ध्यान रखता है इन तरह की चीजों का। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था, जब साइक्लोन का 3-4 दिन पहले पहली बार पता चला था तो ऐसा कहा जा रहा था कि 8 तारीख के आसपास ये समुद्र को पार करके पृथ्वी पर आ जाएगा और मतलब और समुद्र को टच करते हुए और वर्षा का रूप लेगा, तेज वर्षा होगी, सब कुछ। आज सुनने में आया कि 11 तारीख तक जाएगा। तो तिथि आगे कैसे बढ़ जाती है? मतलब क्या हम 3 दिन से आगे की भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं? ये कारण है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका जो असर होगा आगे जाके वो क्या पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में रहेगा, वो कितना तीव्र होगा, वो कितने दिनों तक रह सकता है? जी देखिए, हमारे देश में चक्रवात के पूर्वानुमान के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है और हमारा मौसम विभाग काफी पहले से ही ये चेतावनी देना शुरू कर देता है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है या कम दबाव वाला एरिया है और इसकी चक्रवात में परिवर्तित होने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता है इसमें कुछ अनिश्चितताएं भी रहती हैं और मौसम विभाग निरंतर अपना पूर्वानुमान है, अपनी जो फोरकास्ट है उसको अपडेट करता रहता है। तो अगर पूर्वानुमान अपडेट करता रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्वानुमान ठीक नहीं है। ये तो अच्छी साइंस की, अच्छे विज्ञान की का ये लक्षण है कि जैसे जैसे हमें नया डाटा मिलता है, हम नया आकलन करते हैं, नया एनालिसिस करते हैं, हम अपने पूर्वानुमान को अपडेट करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं। और कमल किशोर जी, जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, यानी जितना हीट समुद्र के अंदर है जी, वो उसके हिसाब से फिर वो आगे भी उसका रास्ता भी तय होता है। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि जब वो समुद्र से उठता है तूफान और जमीन की तरफ आता है तो जमीन में आते ही वो कम हल्का हो जाता है। जी। लेकिन फिर अगर वो कहीं समुद्र की तरफ फिर निकल जाता है, पीछे बीते दिनों में इस तरह के हमने समाचार सुने और हमने ऐसी स्थितियां जानी कि पहले वो हल्का पड़ा और फिर उसके बाद जब वो आगे निकला तो फिर तेज हो गया। जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। साइक्लोन जो 2008 में जिसने म्यांमार को प्रभावित किया था, उसका प्रारूप, उसका जो स्वभाव था कुछ इसी तरह का था कि पहले वो बहुत तीव्रता से आया, फिर
उसके बाद जब उसने लैंडफॉल किया, लैंडफॉल के बाद वापस जब वो समुद्र की तरफ आया तो उसको फिर से नीचे से हीट मिलनी शुरू हुई, तापमान ज्यादा था, बढ़ा हुआ था और फिर से वो तेज हो गया। तो इसकी वजह से उसका प्रभाव कई दिनों तक रहा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक बार वो तट को छू गया और तट को पार कर गया तो हल्का पड़ जाएगा, लेकिन अगर तट को पार करके फिर उसको सामने समुद्र मिलता है, कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो डेल्टा रीजन्स में खास करके, तो उसमें ऐसी संभावना बनती है कि वो फिर से तेज हो जाए। दिल्ली से अगले श्रोता हैं धर्मवीर हमारे साथ। धर्मवीर जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। कमल किशोर जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। सरकार को लंबे टाइम के लिए आगे के लिए जो नुकसान हो जाता है चक्रवात आने के बाद, उसके बाद भरपाई करते हैं आप, सरकार करती है, तो क्या सरकार को लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए कि आगे के लिए मकान ऐसे पक्के बना दिए जाएं जो वहाँ जो नुकसान झेल पाए उनको ज्यादा नुकसान ना हो? और जैसे एक हमें जैसे जानकारी है, हमारे बुजुर्ग बताते थे दिल्ली में बाढ़ आती थी तो ये हम गांधीनगर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पानी आ जाता था बाढ़ का। जब ये पुस्ता बना गया 1952 में तो ये बिल्कुल एकदम सेपरेट जगह हो गई, दिल्ली एकदम सेफ हो गई। तो ऐसी लंबे टाइम के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या आप कार्रवाई कर पाएंगे आगे? जी देखिए, इस संबंध में सरकार बहुत सतत प्रयास कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, और इसके मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे कि उड़ीसा के कुछ इलाकों में अभी जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको शहरी स्तर पे अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। तो जहां पहले ऐसा होता था कि चक्रवात आता था तो उसके बाद कहीं कहीं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने तक बिजली नहीं रहती थी, अभी उड़ीसा के जिन इलाकों में हमने अंडरग्राउंड केबलिंग की है वहां पे 24 घंटे में बिजली वापस बहाल हो जाती है। और बिजली तो इसलिए काटी जाती है कि उससे कोई करंट या कोई इस तरह का खतरा ना हो। जी, काटी भी जाती है और उससे चली जाती है। तो जी बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमने कई तटीय इलाकों में सैलाइन एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि जब समंदर का पानी चढ़ करके तट के अंदर आता है और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, खारा होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे किसान लोग हैं उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जमीन पे फिर पैदावार कम हो जाती है। लेकिन हमने सैलाइन एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं जिसकी वजह से वो पानी अंदर ना आए। तो इस तरह के कई काम किए जा रहे हैं। हमारे जो तटीय इलाकों में छोटे पुल, कल्वर्ट्स हैं, उनको हमने सुदृढ़ किया है ताकि जो चक्रवात आए और चक्रवात के साथ जो पानी आता है समुद्र का, स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, उससे नुकसान कम से कम हो। जी। दिल्ली से अगले श्रोता है रघुविंदर सिंह। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। और रिस्पेक्टेड गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार रघुविंदर जी। सर मेरा सवाल ये है कि साइक्लोन और सुनामी में क्या फर्क होता है? देखिए, साइक्लोन जो है इसको एक तरह से कहें, अगर मैं 2-4 अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं तो इसको कहें तो ये हाइड्रोमीटेरोलॉजिकल डिजास्टर है, जो समुद्र में जो घटना होती है और जो वायुमंडल में जो प्रोसेस चलता रहता है उसके समागम से चक्रवात की स्थिति कुछ स्थितियों में पैदा होती है। लेकिन जो सुनामी है वो जरूर समुद्र में आता है, लेकिन एक तरीके से कहें तो वो एक जियोफिजिकल डिजास्टर है। उसका कारण अलग है। किसी जगह पे एक खास तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आए समुद्र के सतह पर, समुद्र की गहराई में, और उसकी वजह से अगर नीचे कोई दरार पड़े जिसमें बहुत सारा पानी उस दरार की वजह से ऊपर आता है, और वो जब पानी ऊपर आता है डिस्प्लेस होकर के वो तट की तरफ चलता है, तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ा रहता है, काफी तीव्रता से आता है, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है वो मौसम से लिंक नहीं है। हालांकि अगर सुनामी ऐसे समय पर आए जब हाई टाइड हो,
तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सुनामी का जो उत्पत्ति है वो जियोफिजिकल है, मतलब धरती के भीतर भूकंप जो आया उसकी वजह से, उसके बाद ही सुनामी आएगी। कमल किशोर जी, जैसे हम अगर मैंग्रोव का जिक्र करें या जो ऐसे इलाके हैं जहां बहुत घने जंगल हैं, जैसे हम अफ्रीका के जंगलों की बात करें, तो उसके साथ जो लगता हुआ समुद्र का इलाका है, क्या उस सब से कोई फर्क पड़ता है इन चक्रवात के आने में? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक चक्रवात के आने का सवाल है, वो तो एक अलग बात हुई। वो जो प्रक्रिया है वो समुद्र और वायुमंडल के जो इंटरैक्शन से पैदा हुई चीज है। लेकिन जब वो तट की तरफ आता है तो हमारे जो तटीय इलाके, जहां का पर्यावरण सुदृढ़ है, जहां पे वन है, मैंग्रोव्स हैं और जो कोस्टल सैंड ड्यून्स हैं, वहां पे हमने देखा है कि वहां पे विंड स्पीड कम हो जाती है उसकी वजह से। अच्छा। उसकी वजह से स्टॉर्म सर्ज में कमी होती है, तो जो लोगों के ऊपर प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। अभी थोड़े समय पहले भारत सरकार ने एक मैंग्रोव मिशन की घोषणा की है, जिससे कि हम देश के सारे जो हमारे तटीय मैंग्रोव्स हैं उनका हम संरक्षण करें, उनका हम संवर्धन करें। तो हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सोचती है कि हम कैसे मैंग्रोव मिशन का हम अपने आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी। कैसे हम मैंग्रोव मिशन से अपने को बचा सकेंगे, अपने आप को आपदा रोधी बनाएं, अपने तटीय इलाकों को आपदाओं से और सुरक्षित बनाएं। जी। देवास मध्य प्रदेश से हमारे अगले श्रोता है राजीव अग्रवाल जी, सवाल पूछिए आप। हाँ, राजाराम नगर देवास से बोल रही हूँ मैडम जी, स्वागत है, बोलिए। हाँ, सवाल ये था कि ये मैडम निचले इलाके में इसकी संभावना ज्यादा रहती है क्या, जैसे ये चक्रवात आने की? निचले इलाकों में जो इलाकों में रहते हैं जो देखिए, चक्रवात की संभावना तो अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश का जो तटीय इलाका है वो 7,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें करीब 5,000 किलोमीटर में जो तट है हमारा, उस पे चक्रवात के आने की संभावना रहती है। और इसमें भी खास करके हमारे जो पूर्व के राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चक्रवात आते रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात नहीं आते हैं, लेकिन इन राज्यों की अपेक्षा ऐतिहासिक तौर पर सेंसिटिव हैं ये ज्यादा सेंसिटिव हैं। और इन राज्यों में आप तट के ऐसे हिस्से में हैं जो कि लो लाइंग है, जो समुद्र से जिसकी ऊंचाई कम है, तो जाहिर है वहां पर इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि जो निचले इलाके में रहते हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई कम है, तो जाहिर है वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो चक्रवात जब आने से की स्थिति से तुरंत पहले और जब चक्रवात आए तो जो अलर्ट और चेतावनी दी जा रही है वो, या जब कई बार स्थानीय प्रशासन ये कहता है कि इस जगह को खाली करना है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, और बाद में जब चक्रवात तट को पार कर गया है, ये 3 स्थितियां हैं टोटल। जी, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, पहले तो ये कि अगर आप चक्रवात की संभावना वाले तटीय इलाके में रहते हैं तो हर साल जब हमारा चक्रवात का सीजन शुरू होता है उससे पहले आपको कुछ चीजें करने की जरूरत है। आपके घर की छत अगर टाइल्स की बनी है या टिन शीट्स की बनी है तो वो ठीक से सिक्योर होनी चाहिए। जी, मतलब ढीली टिन ना हो, उससे ढीली टिन ना हो। हाँ। और उसको ठीक से हुक लगा करके उसको सुरक्षित सुदृढ़ तरीके से बांधा गया हो। इसके लिए जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध हैं आसानी से। अगर आप अपने इलाके के किसी
इंजीनियर से, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से, निर्मिति के। कमल किशोर जी, ये आपका जो आपदा प्रबंधन विभाग है, अगर जो स्थानीय वहां के निवासी हैं वो आपको कांटेक्ट करना चाहें या आप लोगों से कुछ पूछना चाहें, देखिए तो आप राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं? जी, हम राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। आप अपने राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर सकते हैं। और एनडीएमए की वेबसाइट पे जो क्या करें क्या न करें चक्रवात से पहले, चक्रवात के दौरान, चक्रवात के बाद, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। हमने ऑडियो विजुअल मटेरियल भी बनाया है हिंदी और अंग्रेजी में। राज्यों ने इसको अपनी स्थानीय भाषाओं में अनुवादित करके भी इसका प्रसार किया है। तो ये पंचायतों के माध्यम से हर गांव, हर जिले तक ये बात पहुंचती है? जी बिल्कुल। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से ब्रह्मदत्त हमारे साथ। ब्रह्मदत्त जी, सवाल पूछिए। जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। विशेषज्ञ महोदयों को प्रणाम। नमस्कार ब्रह्मदत्त जी। जी मैडम जी, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है और उनका पश्चिमी विक्षोभों से क्या संबंध होता है? धन्यवाद। देखिए, आपने ये बहुत ही रोचक सवाल पूछा। हमारे जो जैसा कि आपको मालूम है, जब हमारी बंगाल की खाड़ी में या अरेबियन सी में, अरब के समुद्र में जब चक्रवात आता है तो इसका प्रभाव खाली भारत नहीं और देशों पे भी होता है। जैसे अगर बंगाल की खाड़ी में आए तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कभी कभी थाईलैंड, इन सब को प्रभावित होता है। तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे हमारा भारत का मौसम विभाग है और देशों के भी मौसम विभाग, वो साल में 1 या 2 बार मिलते हैं और वो पहले से एक लिस्ट तैयार रहती है कि अगला चक्रवात आएगा उसका क्या नाम होगा। और इसके जो नाम है इसमें सभी देशों का योगदान रहता है। एक नाम हम देंगे, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका, एक म्यांमार, और जो नया जैसे अभी जो स्थिति चल रही है बे ऑफ बंगाल में, तो उसका वो जब चक्रवात बन जाएगा तो उसका क्या नाम होगा ये पहले से तय है। हाँ जी, और ये पहले से डिसाइडेड रहता है और इस पे सहमति रहती है सभी मौसम विभागों की। तो चलते चलते एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, क्योंकि श्रोता ने पूछ ही लिया तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि जैसे हैरिकेन, टाइफून या टॉर्नेडो, ये सब हम कहते हैं, तो ये इसमें कुछ फर्क है या सिर्फ ये जगह? जी, ये आपने बड़ा ही रोचक सवाल पूछा। वास्तव में ये तीन नाम हैं, लेकिन इन तीनों का काम एक ही है। और ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जब होता है तो हम अपने इलाके में इसको साइक्लोन बोलते हैं। अगर साउथ चाइना सी या जापान के तट के आसपास होता है तो वहां पे इसको टाइफून कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन के क्षेत्र में होता है हरिकेन हो जाएगा, तो वहां पे इसको हरिकेन कहा जाता है, लेकिन है ये एक ही चीज। जी, बहुत सारगर्भित आपने जानकारी दी कमल किशोर जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर जी हमारे साथ हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला और श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा का हासिल यही होगा कि जो ऐसे संवेदनशील इलाकों के हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लोग हैं, जो जहां वहां रहते हैं, वो अपनी चक्रवात से पूर्व की सारी तैयारी करके रखें। जैसे आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबरों की सूची रखना, अपने पास कुछ खाने पीने का सामान जरूरी रखना और साथ में दवाओं की किट रखना और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाना भी बहुत जरूरी है। प्रशासन के साथ सहयोग और प्रशासन की बातों को सुनना, और साथ में आप रेडियो भी सुन सकते हैं। रेडियो से लगातार इस तरह के समाचारों को हम तरजीह देते हैं, वरीयता देते हैं।
आप सभी श्रोताओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर जी। धन्यवाद। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अब पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और विषय लेकर हम आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।